जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार एक बार फिर मुखातिब हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग के साथ। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने कर्मों से समाज को एक दिशा देते हैं। आज हमारी मेहमान है एक शिक्षाविद, एक विचारक, एक लेखिका, एक सशक्त व्यक्तित्व, डॉक्टर गीता चतुर्वेदी जी। यूपी के एक छोटे से गांव से निकलकर कोलकाता, कानपुर और जयपुर जैसे शहरों में अपनी शिक्षा पूरी करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पॉलिटिकल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में लंबा और शानदार योगदान। पीएचडी का विषय वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ इंडिया, कई किताबें, रिसर्च पेपर्स, दूरदर्शन और रेडियो पर वर्षों का अनुभव, और आज रिटायरमेंट के बाद भी, ये बात बहुत खास है श्रोताओं, यूट्यूब के माध्यम से अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास। तो आइए मिलते हैं इस प्रेरणादायक शख्सियत से और जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। डॉक्टर गीता चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आलोक जी, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। तो चलिए डॉक्टर गीता जी, शुरू करते हैं और शुरुआत से ही करते हैं, आपके बचपन से शुरुआत कर लेते हैं। आप यूपी के एक छोटे से गांव से आपकी ये इतनी वृहद जर्नी कैसी रही, कुछ इसके बारे में बताइए। कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। ऐसा था कि यूपी के एक छोटे गांव में मेरे दादा रहते थे, जमींदार थे वहां पर, और उनके दो भाई हुआ करते थे जो बॉम्बे, जैसे आज मुंबई कहते हैं, और कोलकाता से जुड़े हुए थे। तो चूंकि वो परिवार इतना बृहद संयुक्त परिवार था, आपको शायद आजकल तो आश्चर्य होगा, सुनने को नहीं मिलेगा ऐसा। उन तीन दादाओं का परिवार एक साथ रहता था, और प्राइमरी स्कूल एक हुआ करता था, वहां सब बच्चे पढ़ते थे, फिर बाहर निकलते थे। तो मेरे पिताजी की भी शिक्षा वहीं हुई, फिर वो उन्होंने आगरा कॉलेज से बीए किया। तो मैरिज होकर माँ वहां आई और मेरा भी जन्म वहां हुआ। तो मेरी भी प्राइमरी एजुकेशन उसी स्कूल में हुई। जैसे टाट पट्टी लेकर जाते हैं, संटे की कलम होती है, जैसे सरकंडे की कलम कहते हैं, और खड़िया की, जो मिट्टी की खड़िया होती है, उससे लिखा करते थे। तो वो प्रारंभ था मेरा, जहाँ हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती थी और पहाड़े बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते थे। इकट्ठे सब लोग खड़े होके पहाड़े करते थे। और बहुत इंटरेस्टिंग एक बात ये भी है कि वो एक बगीचे में ये पाठशाला थी, तो कभी कैथ गिरता था। कैथ एक थोड़ा सा कसैला और थोड़ा सा खट्टा फल होता है, तो वो जब गिरता था तो उसकी आवाज होती थी, तो बच्चे भाग के चले जाते थे वो कैथ बटोरने। तो मास्टर जी चिल्लाते रहते थे, लेकिन बच्चे अपने लेके चले जाते थे, और फिर आके वो संटी हिलाते रहते थे मास्टर जी। और एक बात और अंडरलाइन करना चाहूंगी कि ये उस समय मेल टीचर्स ही हुआ करते थे, लेकिन पढ़ते सब लड़के लड़कियां साथ थे। तो ये शुरुआत थी मेरी। दैट्स वंडरफुल, आपने तो मजा बना दिया बिल्कुल। देखिए, आपने सरकंडे की कलम से शुरुआत कर दी, और वो पट्टी पे जो खड़िया से लिखते थे उसकी शुरुआत कर दी, और कैथ, हाँ बिल्कुल, एक कसेला फल सा होता है जो गांव वगैरह में मिल जाता है, उसको याद दिला दी आपने। तो बिल्कुल एकदम फाउंडेशन ले कर दी, एक इतने अच्छे पुराने बचपन को आपने जीवंत कर दिया। वाह। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे गीता जी, आप अब तो इतनी बड़ी विद्वान हैं, आप जब अपने उन बच्चों के साथ में खेलती थी, कुछ आपका गीता ही नाम था या कुछ आपको निकनेम भी था उस जमाने में आपका? मेरे फादर ने जब नाम रखा था तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा नाम रखूंगा जिसको कोई बिगाड़ नहीं पाए। ओके। तो छोटा नाम रखा था उन्होंने।
गीता नाम रखा था, लेकिन फिर भी वो गीतनिया हो जाता था। ओके ओके ओके। हाँ, वो कई होते हैं ना, गुड़िया, मुन्नी, बिल्कुल देवी, नहीं, वैसा तो वैसा कोई नाम वैसा नहीं, कोई नाम नहीं था। नहीं। अच्छा, गीता से गीतनिया हो जाता था। बस चलिए, बस, वाह हाँ वाह वाह हाँ। वाह, वंडरफुल। तो आपकी शिक्षा कोलकाता, कानपुर और जयपुर जैसे अलग अलग शहरों में, ये सफर किस तरह चला? कैसे आप कोलकाता कैसे पहुंच गई आप? कोलकाता ऐसे पहुंची कि फादर का जॉब था वहां पर, उन्होंने ओके। हिंदुस्तान मोटर्स में जॉब लिया था। ओहो। तो शुरू में उनको ये लगता था कि पता नहीं वो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड एक अलग तरह की थी उनकी, और प्राइवेट जॉब की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो उनको ये लगता था कि पता नहीं उस माहौल में वो रच बस पाएंगे कि नहीं। पर इसलिए कुछ दिन हम लोग गांव में रहे, और मैं वहां, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां की पाठशाला में चली जाती थी। लेकिन थोड़े दिन बाद जब उनको लगा कि नहीं वहां सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, तो माँ और मैं कोलकाता आ गए। तो कोलकाता जब आए तो एक स्कूल में माँ ले गई मुझे, और आपको शेयर करने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग ब्रजभाषा में घर में बात करते थे। हिंदी बोलनी नहीं आती थी, बंगला तो सवाल ही नहीं उठता, और अंग्रेजी का अल्फाबेट कुछ भी नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ और मैं कैसे यहाँ रहूंगी। तो वो मेरी शुरुआत थी, लेकिन उसमें माँ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। और माँ ने कहा कि जो भी कमी है, टीचर ने कहा कि ये कैसे साथ में कोप करेगी यहाँ पर। तो माँ ने कहा कि नहीं, मैं मदद करूंगी इसकी, और माँ ने बहुत मदद की, और आज के दिन मैं उनको फिर से याद करती। वंडरफुल। मदर्स डे भी आ रहा है, हम भी आपकी माता जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अभी हम एक शिवानी की कहानी पढ़ रहे थे, अपराजिता, हम अपने रेडियो पे उसको करने वाले हैं मदर्स डे पर। तो आपने वो भी याद दिला दिया मुझको। वो भी कहानी एक ऐसी मदर की है जो अपनी बेटी को आगे ले जाती है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान मोटर्स की भी याद दिला दी, जो एम्बेसडर कार बनती थी किसी जगह, जी, है ना। तो अब ये बताइए कि कोलकाता में पढ़ाई के दौरान वहाँ की कल्चर, लैंग्वेज, खासतौर से क्या बंगाली से जुड़ने का मौका मिला? बंगाली भी आप बोल लेती हैं, समझ लेती हैं? আমি বলতে পারি বাংলা। ओह वंडरफुल। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहां पर थर्ड लैंग्वेज की तरह मैं बंगला पढ़ाई जाती थी। ओके ओके। तो क्लास 8 तक हमारे लिए कंपलसरी था पढ़ना, बंगाली पढ़ना जरूरी था। तो हिंदी इंग्लिश होती थी, साथ में बंगला होती थी। दूसरी बात ये कि सारा एटमॉस्फेयर जो आपका वो था, तो उसमें आप चाहे अनचाहे इम्बाइब करते हो, बोलने चालने की भाषा आस पड़ोस के लोगों से सीख जाते हो। और जो टेक्स्ट पढ़ते थे तो टैगोर का बहुत प्रभाव था। तो टैगोर की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती थी मुझे, और मैंने अपने एंकरिंग में बहुत कोट की उनको, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। अगर तुम्हारी पुकार सुन के कोई नहीं आए तो अकेले चलो। और एक उनकी बहुत अच्छी थी जो मुझे बार बार याद आती है कि विपदे आमार रक्षा करो प्रभु এই যে নেই আমার प्रार्थना। विपदे आमार रक्षा करो এই যে নেই আমার प्रार्थना, विपदे आमी जेई ना कोरी भय। मतलब कि विपत्ति में मेरी रक्षा करो प्रभु, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, मैं विपत्ति से डरूं नहीं, ये चाहता हूँ तुमसे आशीर्वाद। तो ये इतनी अच्छी कविताएं थी कि मेरे मानस में बस गई। फिर जब स्कूल जहाँ जाते थे वहां पर, जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर टीचर्स बंगाली हुआ करते थे। सोशल साइंस पढ़ाना, होम साइंस पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, तो उनसे हिंदी और बंगला में दोनों में बात होती थी। लाइब्रेरी में शरद का पूरा लिटरेचर था, शरद चंद्र का, जो हिंदी में अनुवादित था। तो शरद को, बंकिम को, आशा पूर्णा देवी को, महाश्वेता देवी को वहां पढ़ा, और बंगाली साहित्य अंदर इतना रच बस गया कि जब फिर बाद में लोग कहने लगे, पूछते थे कि क्या तुम बंगाली हो? अरे वाह भाई, मजा आ गया। ये आपने तो हिंदी साहित्य की यात्रा करा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, हमें बिल्कुल अपने पुराने, मैं भी हिंदी साहित्य का प्रेमी हूँ। आशा पूर्णा देवी की किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, विमल मित्र की किताबें भी मैंने, मोटी मोटी होती थी बड़ी, तो वो भी पढ़ी है। तो बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया।
तो चलिए इस बंगाली के आपका प्रेम, और आपने कविताएं सुना दी, इतनी स्वीट लगी मुझे ये जो आपने बंगाली में कविताएं, और एकला चलो तो उनकी बहुत ही फेमस है, तो ये जो आपने सुनाई तो वो सुन के बहुत मजा आ गया। तो चलिए इसी बंगाली प्रेम के नाम पे हम एक कोई अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं। जी। ओ सजना सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। किसी ने आपको गाइड किया या आपके अंदर से ही निकला कि मैं इस विषय पे काम करूंगी? मैं आलोक जी विमेन सेंट्रिक विषय लेना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था, या तो कॉन्शियस थी या बंगाल की चैतन्यता कह सकते हैं आप, मुझे लगता था कि महिलाओं को समाज में वो स्थान नहीं है जो उनको मिलना चाहिए, और दोयम दर्जे की जिंदगी वो जीती हैं। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर्स की या पॉलिटिशियंस की या बहुत कोई भी वेल प्लेस जो विमेन को देखती थी मैं, तो मुझे लगता था कि इनमें क्या खास बातें जो वहां पर हैं, और मैं उनको जानना समझना चाहती थी। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि मेरी अपनी क्यूरियोसिटी थी, और उसके बहाने मैं खुद को भी इवैल्यूएट करना चाहती थी। तो ये कारण था विमेन एडमिनिस्ट्रेटर का विषय चुनने का। अब गीता जी आपने बड़ा विशद सा विषय चुना, लेकिन मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में कुछ ज्यादा भी जानना चाहता हूं। खैर हालांकि वो डिस्कशन बड़ा लंबा हो जाएगा। वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स में आपने क्या कवर करने की कोशिश की है? वीमेन ब्यूरोक्रेट्स को लाई है, वीमेन नेताओं को लाई है, या किस तरह के रिसर्च वगैरह आपने की है? कुछ इसके बारे में ब्रीफ में बता पाएंगे? हाँ, एक क्वेश्चनर बनाया था हमने जिसमें सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एटीट्यूड्स में हमने सोशल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, इकोनॉमिक एटीट्यूड, वर्क प्लेस का और होम एंड वर्क का जो बैलेंस होता है, ये काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनियर था। और आपको ये आपने जो प्रश्न किया उससे जुड़ी हुई बात बता रही हूँ कि उस समय हमें 100 नहीं मिले थे, 100 का सैंपल करना था। ये 77-78 की बात है। तो उस समय में 100 लोग नहीं मिले थे, 100 विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं मिली थी IAS RAS मिला के। तो फिर हमने एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी प्रिंसिपल्स एंड हेडमिस्ट्रेसेस और सुपरिंटेंडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर्स को मिला के 100 का सैंपल बनाया था। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी विमेन की। मैं समझ गया, आपने इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स और थोड़े बहुत एजुकेशन से वो लेके अपना सैंपल बनाया होगा। ऐसे क्या फौज की महिलाओं को तो नहीं लिया था जो आर्मी में या एयरफोर्स में? वो क्यों? नहीं, उनको नहीं लिया था।
चलिए, तो अब चलिए कोई ऐसा कोई विशेष अनुभव आपका इंसिडेंट हो रिसर्च के दौरान या पीएचडी के दौरान जो आपको अभी भी याद आता हो, क्योंकि ये बड़ा लंबा होता है और इसमें गाइड के साथ भी अच्छे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, और जब लोगों का इंटरव्यू करते हैं तब भी कई तरह के अनुभव होते हैं। इसमें से कोई विशेष अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं गाइड के अनुभव तो नहीं करना चाहती हूँ, उसमें बहुत तरह की चीजें होती हैं जिनको यहाँ उठाने का कोई मतलब नहीं है। जी। लेकिन जो हमारे जो जिनको इंटरव्यू किया उनको मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ी ऑफिसर होती थी और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब टाइम दिया मैं गई तो वो मुझे बहुत प्यार से मिली और पूरा क्वेश्चनियर जो खास करके आईएएस थी जो गिनती की 3 या 4 थी कुल, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बैठ के भरा और बहुत एप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा है। और एक घटना मैं याद दिलाना चाहती हूँ, सेक्रेटरिएट गई थी मैं, तो वहां पर एक जो एडमिनिस्ट्रेटर थी वो कह रही थी कि पब्लिक एक्सचेकर का इतना बड़ा वेस्टेज जो होता है वो मैंने नहीं देखा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है। तो मुझे तब कुछ बात समझ में नहीं आई थी कि कैसा वेस्टेज होता होगा। हम लोग घर में एक एक चीजों को समेट समेट के काम करते हैं, कंजूसी से काम करते हैं, लेकिन बाद में जब मैं जॉब में गई और एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में काम किया तो मैंने देखा कि सचमुच चीजों की वेस्टेज बहुत होती। मैं तो बहुत छोटे लेवल की बात करूं तो बड़े लेवल पर कितनी वेस्टेज होती होगी इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ कवर करना चाहूंगी कि उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेटर थी उन्होंने ऐसे डिकोटमी नहीं बनाई थी कि जॉब, और वो घरेलू भी थी, उतनी घर के काम भी करके आती थी। एक एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे कहा कि मैं तो सिलाई भी करती हूँ। तो मुझे आज भी ये बात याद आती है, तो मुझे सुन के लगता है कि इस नई पीढ़ी के लिए ये एक अलग तरह का अनुभव होगा। तो महिलाओं की इस जीवनी शक्ति और इस जीवटता के नाम पे हम लोग के एक गाना सुन लेते हैं और फिर अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। जी। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। हाँ, तो वेलकम बैक डॉक्टर गीता। अब थोड़ा सा आपके यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए हमारे को। आपने पॉलिटिकल साइंस में टीचिंग की है, ये कैसा अनुभव रहा? और मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने ये एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफी काम किया है। एडल्ट एजुकेशन तो मेरा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या काम करता है, इसके बारे में कुछ बताइए। एडल्ट एजुकेशन तो लिटरेसी प्रोग्राम था, बिल्कुल सीधा साधा। और हाँ, कंटिन्यूइंग एजुकेशन ये होता है कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टाइज डेवलप करना चाहते हैं तो जॉब में रहते हुए भी आप आगे उसका नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनको जानना, दैट इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ओके ओके ओके।
अच्छा, मतलब है आपका है कि जो लोग जॉब में हैं वो इस तरह के कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते थे और अपने आप को अपडेट करते थे या जो भी एनरिच करते थे जिसके उसी अंदर तरह का कुछ समझ लीजिए, उसी तरीके का कुछ। उसी तरह का कोई होता साइमल्टेनियसली। आजकल एमबीए के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम चलते हैं, वो साथ में लोग जॉब भी कर रहे हैं और एमबीए भी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का था क्या? ये मैंने उतना वेल डिफाइंड नहीं था, लेकिन कुछ कुछ इसी तरीके था कि आप अपने अपने स्किल्स को आप परिष्कार करते रहें। तो यूनिवर्सिटी के दौरान यूनिवर्सिटी का माहौल तो बहुत डिफरेंट तरीका रहता है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे, साथ में कलीग्स भी होंगे, वाइस चांसलर्स भी होंगे। इस टीचिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई अनुभव आपके पास हो जिसमें आपको लगे कि बहुत यादगार रहा, जिसे आप नहीं भूल पाती हो? कोई बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं एक तो आपसे एडल्ट एजुकेशन का अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे आज भी बहुत सुकून देता है। एक विजुअली इम्पेयर्ड टीचर आते थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर, हिस्ट्री के में थे वो, और उन पीएचडी कर रहे थे। उनका तरीका ये होता है कि वो रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग देती थी मैं उनको, वो किताबें लेके आते थे, मैं पढ़ती थी, वो निशान लगवाते थे, फिर उन्होंने थीसिस की, और थीसिस करने के बाद वो थीसिस लेके मेरे पास आए और बोले, मैडम इसको रिकॉर्ड भी कर दो। तो मैंने कहा मुझे तो थीसिस घर ले जानी पड़ेगी, यहाँ कैसे रिकॉर्ड करूंगी मैं? तो उन्होंने कहा आप ले जाइए। तो लगभग 10 कैसेट में, वो कैसेट हुआ करते थे 1-1 घंटे के, उनको मैंने घर में ले जाके सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक करती थी, क्योंकि फिर घर की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो 5 बजे से लेके 6 बजे तक मैं उसे रिकॉर्ड करती थी। मेरी छोटी देवरानी ने भी उसमें सहयोग किया, और मैं उसको आज भी जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन निरर्थक नहीं गया, कुछ ठीक काम कर लिया। ये तो अच्छा, उस जमाने में ऐसा रिकॉर्डिंग वगैरह का काम तो बहुत होता, लेकिन ये जो दृष्टिबाधित आपके आते थे, ये क्या कर रहे थे वहाँ? कोई रिसर्च का काम कर रहे थे? पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी कर रहे थे, जी। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आपकी थोड़ी सी एंकरिंग के बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन मुझे बीच में रोकने के लिए मैं थोड़ा स्टूडेंट के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। बताइए। जो स्टूडेंट यंग माइंड के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि वो हमें ऐसा लगता था कि हम समय के साथ साथ चल रहे हैं, हम पीछे नहीं छूट गए, एक बात तो ये लगती थी। तो उससे हमें अपने घर में अगली पीढ़ी को समझने में, उनके साथ व्यवहार करने में मदद मिलती थी, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि कभी कभी उनके ऐसे प्रश्न होते थे जो हमें भी सोचने पे विवश करते थे कि हम कैसे इनका जवाब दें। जैसे गीता का कर्मवाद है, गांधी पढ़ाती थी, तो गांधी ने कहा कि गीता में मुझे सब प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते जाओ, फल की आकांक्षा मत करो, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मेरी जैसी टीचर आपको कम नंबर देती है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप पढ़ना बंद कर दें, और या आप अपने को पढ़ती रहें और आगे कोई अच्छा टीचर मिले और आप अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं, और पढ़ना बंद करने में आप अपनी स्किल को खत्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कर्मण्येव के कर्म करना आपका काम है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो लेकिन कर्म अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आप पीछे हो जाओगे। तो ये एक घटना मुझे बहुत याद आती है कई बार। अच्छा, स्टूडेंट्स ऐसे सवाल करते थे, ये बड़ा मजेदार चीज है कि गीता को क्वेश्चन का। चलिए, तो क्वेश्चन कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम आप जवाब तो दे रहे हैं उसका, बहुत बढ़िया। तो चलिए, हम रुक के फिर आगे की बातचीत जारी रखते हैं, एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर आगे की बातचीत जारी रखते हैं। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए कि
के शाख शाख जल गई, चाहतों निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, सपन हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देख आईना से हर उठा, इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा, के जो मिला नजर उठा। वेलकम बैक। अब थोड़ा सा आपका एंकरिंग का जो शौक आपको लगा, ये किस तरह से आपने महारानी कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए हैं, इसके बारे में बताइए। किस तरह की शौक की शुरुआत हुई और क्या ये एक ऑर्गेनिक था कि लेक्चरर से आप एंकरिंग की तरफ आई, या ये तो एक विशेष विधा है, तो इसमें किस तरह से आप आई? मुझे एडल्ट एजुकेशन वापस जाना पड़ेगा इसके लिए। 8 सितंबर को लिटरेसी डे होता है, तो वहाँ उस वक्त एक सेनेट हॉल होता है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक प्रोग्राम था। तो हमारे जो डायरेक्टर थे अजीत कुमार जैन जी, उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को आप कंडक्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जैसे रूटीन में कोई खास सोच के नहीं, मैंने कंडक्ट किया, और जैसे मैं शुरू करती हूँ, जब मैं फूलों की बात करती हूँ तो फूल पर कुछ कविता बोलती हूँ, जैसे कर जाता संसार सुरभिमय एक सुमन झड़ता झड़ता, या जब मैं दीप की बात करती हूँ तो दीप से संबंधित कोई कविता बोल देती हूँ। इस तरीके से मैंने उसको किया। तो जो वीसी आए थे वो बहुत खुश होके गए इससे, तो बात खत्म हो गई वहां पर। लेकिन उसी समय कुछ समय बाद चीफ मिनिस्टर आने वाले थे, शिवचरण माथुर जी। तो मुझे वीसी सेक्रेटरीट से कॉल आया कि वीसी आपसे मिलना, बात करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा डर गई थी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझसे मैंने क्या ऐसा कर दिया जो वीसी मुझसे बात करना चाहते हैं। खैर मैं गई वहां पर, तो मैंने उनसे, वहां 5-7 प्रोफेसर बैठे हुए थे जो एक कमेटी बनाई हुई थी जो उस प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे प्यार से मुझे बैठाया, बात की। तो पहले तो आधी तसल्ली वहां हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको इस प्रोग्राम को एंकर करना है, कंडक्ट करना है। मैंने कहा मैं कर दूंगी, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए उनकी मिनट टू मिनट प्रोग्राम की। तो उन्होंने कहा मिल जाएगी, और उन्होंने अपने टीम को कह दिया कि इनको सारा प्रोग्राम दे दो। तो वहां से यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। और इस समय मैं एक घटना बताना चाहूंगी आपको जो हुई इस समय। चीफ मिनिस्टर आए थे, उस समय कुछ स्टूडेंट आ गए प्रोग्राम के बीच में और उन्होंने कुछ नारेबाजी कर दी। तो एक प्रोग्राम में बाधा पड़ गई थोड़ी सी, लेकिन जो डीएसडब्ल्यू के लोग थे उन्होंने उसे हैंडल कर लिया और वो लोग चले गए बाद में। तो जब मैंने दोबारा प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने बोला कि ये जो आपके साथ, आपके सामने जो घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। तो लेकिन आप राज्य के प्रमुख हैं और ये आपके बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जिस समस्या को लेकर आए हैं आप उनका समाधान संवेदना के साथ करेंगे। फिर भी मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो ये जो बोला, हाँ, तो बाद में वीसी बहुत खुश हुए। शाम को उन्होंने वो पार्टी दी थी जो ऑर्गेनाइजर, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, तब उन्होंने कहा कि आपने वो बात कह के बहुत अच्छा कह दिया, मुझे कहना बाद में कहता पर आपने एंकरिंग में कह दिया, तो वो एक अच्छी फीलिंग दे गया मुझे। अच्छी फीलिंग दे गया। हाँ, तो शिवचरण माथुर तो वो चीफ मिनिस्टर थे, वो तो काफी वैसे भी अच्छे पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर्स में माने जाते हैं। जी। वो तो थोड़ा सोबर थे आजकल के नेताओं की। अच्छा, महारानी कॉलेज की आपने बात करी, तो फिर जब मैंने 89 में टीचिंग में आ गई मैं पॉलिटिकल साइंस में, एडवांस एडल्ट एजुकेशन से, तो वहाँ कुछ प्रोग्राम करने लगी मैं। तो वहाँ एक दिवाली का प्रोग्राम है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। तो दिवाली का प्रोग्राम था, सब प्रोग्राम खत्म हो गया।
और सब लोग खड़े हो गए। मैंने कहा आप चाय के लिए आमंत्रित हैं, आप सब खड़े हो गए। तो मैंने कहा रुकिए, तो सब चौंक गए कि ये क्या हो गया। मैंने कहा मेरा एड्रेस लेते जाइए। तो फिर और एक चौंकाहट की बात की, क्या एड्रेस दे रही हैं। मैंने कहा हो सकता है आपको कभी एंकरिंग के लिए मुझे जरूरत पड़े तो आप मेरा एड्रेस ले जाइए। मेरा एड्रेस है आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। तो वो जो ठहाका लगा जो, वो मुझे आज भी रोमांचित करता है सोच के। बहुत अच्छा लगा मुझे सोच के। वहाँ आंधियों के बीच जो मिल जाएगा, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। सुरेंद्र चतुर्वेदी की ये कविता है। अच्छा, और बहुत अच्छी लगती थी। मैं तो वो फिट हो गई वहां पर किसी तरीके से। तो इस तरीके से थोड़ी फिट कर देती थी मैं। चलिए तो हम आपसे अभी अपने इसमें कंक्लूजन में एक कविता भी सुनते हैं। आप इतनी अच्छी कविताएं कहती है एंकरिंग में, तो हम भी आपसे सुनना चाहेंगे। और अगर आप कोई गुनगुना चाहती है तो वो भी गुनगुना सकती हैं। हम बहुत नहीं, पहले अपनी बात कर लें फिर बात करते हैं। चलिए कोई बात। तो इसी आंधियों के नाम में और दिए के नाम में एक गाना सुन लेते हैं। तो एक हिंदी फिल्म का बहुत मशहूर गाना भी है, इन्हीं भावों को लेते हुए, मेरे को याद है। तो चलिए वो गाना सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं जी। निज बल से लड़ाई बलवान की, निज बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। अंधियारी थी दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी नौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचल में मचल रहा। ढाल हो या पहाड़, गेहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब मैं इससे पहले कि आपने जो अपने आप को री इन्वेंट किया है यूट्यूब जर्नी पे, आप यूट्यूबर बन गई है बहुत अच्छी, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन एक आपका जो ऑथर का रोल है, किताबें जो आपने लिखी है, उनके बारे में ब्रीफली मुझे थोड़ा सा बताइए। आपने वीमेन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया किताब लिखी है, वीमेन इन मेडिसिन भी आपने किताब लिखी है, लिख रही हैं, तो इसके बारे में ब्रीफली मुझे बता दीजिए। फिर हम आपके यूट्यूबर की जो आपकी भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वीमेन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ राजस्थान विषय था मेरी थीसिस का। तो थीसिस का तो पार्ट ऑफ एकेडमिक था, वो लिखना ही था मुझे। फिर उसको सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ने उसको पब्लिश किया, तो उसमें थोड़ा कुछ डेटा और चेंज करके उसे वीमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ इंडिया कर दिया। फिर डॉक्टर एस.के. पांडे हुआ करते हैं जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि इसे वीमेन ऑफ डॉक्टर्स पर भी कर लेते हैं इसी क्वेश्चनियर को। तो इस तरीके से वीमेन इन मेडिसिन आई। फिर 2 टेक्स्ट बुक जो लिखी वो इसलिए लिखी कि मुझे लगता है कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को प्रॉपर मटेरियल भी देना है। तो मैंने इस तरीके से किताब लिखी। और एक किताब जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन पर थी वो कोरोना पीरियड में लिखी, क्योंकि वो बिल्कुल रीसेंट है, क्योंकि उस समय घर में बन गए थे सब, आप सबको पता है, कुछ समझ में नहीं आता था कैसे करें। तो वो समय
ठीक से यूज हो, इसलिए मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस पर किताब लिखी मैंने। एक ब्रीफ सा क्वेश्चन कि जब आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं जिसमें आप क्वेश्चनर्स करते हैं, ये करते हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, सारी बातें होते हैं, और जैसे आप आम पाठकों के लिए लिखे, मान लिया आप दैनिक भास्कर में लिखे या और कुछ लिखे, इन दोनों में किस तरह से क्या डिफरेंस होता है, कुछ बताएंगे? बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जैसे जो एकेडमिक राइटिंग हम करते हैं, सबसे पहली तो बात है कि उसका जो रीडर है वो बहुत लिमिटेड होता है, और जो हम जनरल लिखते हैं उसका रीडरशिप बहुत वाइड होती है। सबसे पहली बात तो ये है। तो हमें भाषा का ध्यान रखना पड़ता है बहुत। भाषा जो हमारी, जब हम जनरल लिखते हैं तो हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके, बात को पूरी तरह सही तरीके से कह सके। और जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो उसमें टेक्निकल वर्ड्स आते हैं। दूसरी चीज, उसमें रेफरेंसेस ज्यादा होते हैं। इसमें रेफरेंस हम ऐसे कोट करते हैं, लेकिन उसको उस तरीके से कोट करने की जरूरत नहीं है जैसे हम एकेडमिक राइटिंग में करते हैं। तो रेफरेंसेस की बात ज्यादा, एनालिसिस होती है लेकिन रेफरेंसेस के बाद होती है। और जो जनरल राइटिंग होती है, जैसे भास्कर की का नाम लिया या राजस्थान पत्रिका में लिया आपने, तो उसमें भी मेरा एक मैंने दिया था, तो उसको मुझे सेकंड प्राइज भी मिला था मुझे, बच्चे और ग्रीष्मावकाश करके था। तो वो राइटिंग आपकी बहुत सहज भाषा में, और उसकी रीडरशिप ज्यादा होती है, भाषा सहज होती है। तो ये बेसिक फर्क तो ये है। हाँ, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो हम आम लोगों के लिखते हो, आम फहम भाषा होनी चाहिए जिसको आम लोग समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल। और भाषा सहज होनी चाहिए, बिल्कुल। पर somehow or other मेरे को ये भी फीलिंग होती है कि हमारी जो एकेडमिक बुक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन से, अगर वो भी थोड़ी सी सहज बनाने की कोशिश की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आई डोंट नो, खैर आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट। क्या होता है आलोक जी कि जब आप टेक्निकल बात कहते हो तो उसी भाषा में, उसी शब्द में ही वो बात प्रकट होती है। साधारण उसका अनुवाद नहीं कर सकते आप, तो वो तो टेक्निकल लैंग्वेज तो आएगी उसमें। लेकिन जब हम स्टूडेंट के लिए लिखते हैं, जैसे जो हम जो रेफरेंस बुक लिखते हैं उसमें तो टेक्निकल बात आएगी, लेकिन जब हम स्टूडेंट के लिए लिखते हैं तब हम भाषा को थोड़ा सरल कर सकते हैं, और करनी चाहिए। चलिए, सही है। तो यहाँ रुक के एक गाना सुन लेते हैं, फिर आपके दूसरे अवतार के बारे में बात करते हैं। मैं तो कहूँगा दूसरा अवतार है आपका। जी जी। सभी उलट गए, दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए, भारत के भाल के मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया
दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हाँ, वेलकम बैक गीता जी। अब ये बताइए, आपके रिटायरमेंट के बाद में शुरू में जब आप इमीडिएटली रिटायर हुई होंगी, तब आपको कैसा महसूस हुआ? फिर आपने कैसे सोचा कि मैं अपने आप को री इन्वेंट करूं, री एंगेज करूं? वो फेज कैसा था? क्योंकि वो मनस्थिति बड़ी अलग सी होती है जब आदमी रिटायर हो जाता है। उससे लेके हमें चलिए। शुरू में तो ऐसा लगता है कि बहुत रिलैक्स हो गए, और दूसरी बात, मेरे बेटे की शादी हो चुकी थी, बच्ची थी, तो बच्ची से हम बहुत अटैच थे, और ये यूएसए चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। तो हम लोग बहुत लंबा यूएसए जाते थे और उसके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, यूएसए घूमते थे। लेकिन कुछ समय बाद ये लगा कि वो बच्ची भी बड़ी होने लगी, दूसरी बेटी भी बड़ी होने लगी, तो हमें लगा कि कुछ और करना चाहिए। तब ये ट्रांसलेशन का काम किया। एक बार मैं ले गई थी तो ताकि मैं अपने ऐसा नहीं लगे कि मैं सब्जेक्ट भूल गई हूँ बिल्कुल, तो वो ट्रांसलेशन का काम किया। उसके बाद जब वो बेटी और बड़ी हो गई, तब मेरे दिमाग में आया, उसको एक कविता पढ़ाती थी मैं बसंत पर, हिंदी पढ़ाती थी मैं उसको। मैं चाहती थी अमेरिका में रहते हुए भी वो हिंदी समझे। तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता थी बसंती हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। वो जब पढ़ाती थी तो मुझे लगा कि ये ऐसी चीजें और बच्चों को भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो मैंने बनाया वो बसंत पर बनाया। बसंत से संबंधित 10-12 कवियों की कविताओं को इकट्ठा करके, और मैंने उसको नरेट करके ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर जो मेरी ग्रैंड डॉटर थी, उसने उसमें मतलब जो जरूरी थे फोटो लगाए। फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के एडिट किया, और ये बिगिनिंग थी हमारी। ओके, तो कंटेंट, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन आपने इसी तरह से शुरू किया कि पहले ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उस पे इमेजेस और विजुअल्स लगा के फिर आप उससे शुरुआत करते हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल है ना। हाँ, तो आप जो विषय हैं वो किस तरह से सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि हमें कंटेंट कौन सा लेना है। इसका जवाब मेरे पास है कि जो शुरू में मतलब दृष्टि बदलती रही। पहली जो शुरू में थी वैसी नहीं रही। शुरू में मुझे लगता था कि वो विषय चुनने चाहिए जिसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। तो बसंत पर बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, और बसंत पर कविताएं भी बहुत हैं। फिर होली, दिवाली, नए साल, इन सब पर लिखा। फिर बाद में लगा कि जीवन से जुड़े प्रश्न जो हैं, कबीर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कबीर ने बहुत ऐसी बातें लिखी हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं। तो मुझे लगता था ये बात भी बच्चों तक, मैं बच्चों के लिए मतलब नई पीढ़ी के लिए लिखती थी, पढ़े लिखे लोगों के लिए मैंने काम नहीं किया। मेरा जो टारगेट एरिया थे वो ऑडियंस थी, वो वही थी कि जो हिंदी समझना चाहती है, और उनको इन विषयों पर कौन किन्ने पढ़ना चाहिए, ये था। तो इस तरीके फिर मौन पर लिखा कि जो मौन की भाषा नहीं समझ सकता वो शब्दों की भाषा भी नहीं समझेगा। फिर एक शब्द पर बनाया कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करें, एक शब्द करें भाव। तो हम बोलना तो बचपन में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना ये पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते हैं। इससे रिलेटेड था। तो आशा पर बनाया कि आशा जीवन है। और जो एक प्रोग्राम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा, बहुत गंभीर नहीं था फिर भी गंभीर था, वो देह अंगों का दर्द था कि देह के सारे अंग शिकायत कर रहे हैं। मेरे बॉडी के पार्ट सब शिकायत कर रहे हैं कि तुमने मुझे कितना मिसयूज किया है। दिमाग कर रहा है, पेट कर रहा है, आंख कर रही है, हाथ कर रहे हैं, पैर कर रहे हैं, और मैं उनका समाधान क्या है। तो वो इंटरेस्टिंग भी था और उसको ठीक ठाक व्यूअरशिप भी मिली। तो ये था। और अभी जो मैं कर रही हूँ वो कंटेम्प्रेरी विषय पर कर रही हूँ, और आसपास जो कुछ देखती हूँ, जैसे मैंने एक प्रोग्राम अभी बनाया, ये सावित्रियां। तो मैंने ये देखा है कि आजकल बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो ज्यादातर हस्बैंड वाइफ जो एजेड होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। तो
उसमें अभी भी जो सावित्री की कहानी थी कि वो अपने हस्बैंड को यम से ले आई थी लड़के, तो जी। आज की सावित्रियां उस काम को और भी परफेक्शन से कर रही हैं। और ये देखी हुई बात है, मतलब ये कहानी नहीं है, ये आसपास लोगों को देखा उससे। फिर एक ये था कि आजकल जो लड़ाइयां युद्ध हो रहे हैं, तो अमन की दुनिया क्यों और कैसे, अमन की क्यों जरूरत है। एक कवि प्रदीप ने बड़ा अच्छा गीत लिखा था, बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया, बैठी है ये दुनिया, और एटम बमों के जोर पर ऐठी है ये दुनिया, ऐठी है दुनिया, बहुत दुनिया। फेमस तो है। ये उन्होंने कब मतलब 7 दशक पहले लिखा था, लेकिन लगता है जैसे आज के लिए लिखा है ये। तो उसको समअप मैंने किया था दिन उनसे, रामधारी सिंह दिनकर की कविता से कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो ये मतलब ये है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो जनता फिर उठा के फेंक देती है। ये इस तरीके से मैं सब्जेक्ट का चयन करती हूँ। बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अब जैसे सिंहासन खाली करो जनता आती है, इस तरह की कविताएं, इस तरह की लाइंस आजकल तो कोई आ ही नहीं रही, और जाने कितने दशकों से ये फेमस है। रामधारी सिंह की ये है, दिनकर की वो कविताएं हैं, रश्मि रथी, उनकी बहुत अच्छी कविताएं हैं, बहुत अच्छी कविताएं। रश्मि रथी जैसे उसको पढ़िए तो आज भी जोश आ जाता है आपको, बिल्कुल, और बिल्कुल। एकदम वो आ जाता है। तो अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो टॉपिक्स हैं, थोड़े आप फिलोसफिकल ले रही हैं, थोड़े मोटिवेशनल ले रही हैं, और क्या इससे कोई इसमें कोई म्यूजिकल या कोई इस तरह के सब्जेक्ट्स भी ले रही हैं? इस तरह की कोई भी अभी तक नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। आप कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो अब सोचूंगी उसके विषय पर। अच्छा चलिए, यूट्यूबर्स की जो ये स्पेस है गीता जी, ये आज के जमाने में बहुत कॉम्पिटिटिव है जी, और इस तरह के लोग इसमें भरमार है, और सब लोग अपने व्यूज और लाइक्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और तरह तरह के तरीके भी अपनाते हैं। और आप नेचुरली उस पीढ़ी की नहीं है, तो आप इसको किस तरह से एडजस्ट कर रही है, इस बात को समझ पा रही हैं, अपने कंटेंट को उसके हिसाब से आप डिसाइड कर रही हैं या मॉडिफाई कर रही है? क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? आलोक जी, मैं समझती हूँ कि हमारी जिंदगी का मतलब हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इससे डिपेंड करता है। दूसरे हमें चाहिए क्या। जैसे आपने कहा कि जिंदगी के इस मोड़ पर जो मिलना था वो मिल चुका, अब जो मिल रहा है वो बोनस है। तो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं क्या, हम अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना तो मन तो लगता है, इसमें कोई बात नहीं। और मैं रोज नई चीज पढ़ रही हूँ, रोज नया कर रही हूँ। और मैं ये सोच के शुरू किया था कि मैं बच्चों को कुछ सिखाऊंगी, पर लगता है कि मुझे ही अभी सीखने की जरूरत है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं ये भी समझती हूँ मुझे कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर कोई बात लिखती हूँ, कहती हूँ, अगर उसमें दम है तो वो दूर तक जाएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। और अगर नहीं है तो वो खारिज कर देने लायक है। तो ये विश्वास मुझे डिगने नहीं देता है। वाह भाई वाह, ये बात सुन के आपके मजा आ गया और थोड़ा सा हमें भी जोश आ गया। हमको अब जिंदगी में चाहिए क्या? जो कुछ हम कर रहे हैं अपने स्वांत सुखाए कह लीजिए, या अपने प्लेजर के लिए कह दीजिए, या अपना एक टाइम क्रिएटिविटी के साथ में निकल जाए, वो बहुत जरूरी है। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की आपने कोई ढूंढी है कि जो आपको गाइड कर सके इस बारे में कि आप YouTube पे किस तरह का कंटेंट बनाए, कुछ ऐसे के बारे में सोचा है आपने? मैंने इस तरीके से नहीं किया, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैंने तो जो आप अगर टीम की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग टीम है मेरी पहली टीम में का पहला मेंबर मेरी पोती है, ग्रैंड डॉटर। फिर मेरा पुत्र और पुत्रवधू और मेरी बहन टेक्निकली बहुत अच्छी है, तो वो कुछ प्रोग्राम उसने बनाए, कुछ मेरी ग्रैंड डॉटर ने बनाए, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो ये मेरी टीम है। जब जिसके पास समय होता है वो उसकी मैं सेवाएं ले लेती हूँ, वो सब मुझे मदद करते हैं। और अभी जो है लेटेस्ट जो 5-7 प्रोग्राम्स हैं, वो मुझे एक स्टूडेंट मिली है जो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है, और वो बनाती है। अपलोड मैं अपने आप करती हूँ, मतलब मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, उसको ऑडियो बनाती हूँ, फिर वो बना देती है उसको, उसके साथ वो जो तस्वीरें हैं वो लगा देती है, फिर अपलोड मैं करती हूँ। एडिट हम लोग साथ बैठ के करते हैं।
ओके, मतलब जो विजुअल्स वगैरह है वो डालती है, क्योंकि विजुअल्स डालना भी बड़ा टेक्निकल सा नहीं, काम है। बिल्कुल नहीं आता मुझे, मेरा हाथ तंग है उसमें बहुत। तो चलिए आप ये बताइए कि अब आने वाले समय में आप किन टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाना चाहती हैं? आपके क्या आगे आगे आपका विजन क्या है, क्या क्या बनाना चाहती हैं? मैं ये समझती हूँ आलोक जी कि वो विषय पर बनाना चाहिए वीडियो जो उपयोगी हो, आज के जीवन में उपयोगी हो। और मुझे ये समझ में आता है कि लिटरेचर जो है और हमारा पुराना साहित्य है, मैं अपनी बात करूं अगर, तो मुझे जब भी कभी समस्या कुछ लगी तो मैंने पीछे मुड़कर अपने लिटरेचर को देखा है, तो मुझे हमेशा उसका समाधान मिला। जैसे हमारे लिटरेचर में कहा गया कि 4 जिंदगी के हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो हम जी। क्यों नहीं एक समय के बाद मतलब रंगमंच से हट जाते, हम नहीं हटते हैं इसलिए दिक्कत होती है। तो मैं समझती हूँ कि वो उन बातों पर बनाना चाहिए जो दिशा अभी क्या भीड़ लगी हुई, धक्का धक्का, ऐसा लगता है कि कौन आगे कैसे निकल जाए, ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे सब काम होता है, धैर्य खत्म हो गया है। तो मैं उन विषयों पर, दूसरी चीज जो घर गृहस्थी, शादी ब्याह, बच्चे, ये खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को सब चीज छोड़ने लायक नहीं है। तो ये इनसे रिलेटेड जो चीजें मेरे सामने आएंगी, रेलेवेंट होंगी और रिलेटेड किताबें होंगी, मैं उन पर शायद बनाना चाहूँ। बहुत लंबा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आजकल मॉडर्न लाइफ है, जैसे मेट्रोस के अंदर जो यंग कपल्स है, या तो वो शादी नहीं कर रहे, और शादी कर रहे हैं तो उनके बच्चे नहीं हो रहे। बिल्कुल यही बात कह रही हूँ। ये जो डायक्टमी है हमारे समाज में इस समय आती जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा वो है। और फिर डिवोर्सेस हो रहे हैं, कहीं लिव इन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा एक हमारा फैब्रिक बन गया है समाज का। तो इस पे कुछ आपको मैं चाहूंगा आप काम करें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सोचूंगी, विचार करूंगी, बिल्कुल। अब थोड़ी सी हम संगीत की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं। आप बताइए, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आपको कौन से अच्छे लगते हैं? कौन सा सिंगर्स आपके दिल के बहुत करीब है? और शुरू से आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक में मुझे ये लगता है कि वो गीत मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें कुछ शब्द हो, कुछ अर्थ हो, वो अच्छे लगते हैं। और वैसे अगर देखें, हम गीतकार देखें, तो मुझे साहिर बहुत अच्छे लगते हैं जी। मुझे नीरज बहुत अच्छे लगते हैं। जब साहिर को मैंने पहली बार वो साहिर का गीत सुना, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, आई वाज शॉक्ड कि कोई आदमी ऐसा लिख सकता है, इतना संवेदनशील हो सकता है कि वो, और ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है जो जिस तरीके से उन्होंने कहा। बाकी ये तो बहुत क्रांतिकारी गीत था। बाकी मुझे उनके जब भी गीत सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लिखे हुए हैं उन्होंने। जैसे एक नीरज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब वो कहते हैं, ए भाई जरा देख के चलो, फिलोसॉफिकल हैं। और नई उम्र की नई फसल के सारे शोखियों में घोला जाए। अरे यार, क्या याद दिला दिया आपने, बहुत बढ़िया। हाँ। और जो क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक है उसमें अलग रस है, और जो क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो म्यूजिक जहां पर होता है वो भी मुझे बहुत आनंद देता है, दिल के अंदर तक छूता है। तो ऐसे गाने सुनती हूँ, अच्छा लगता है सुनना। नहीं, आपने बहुत जोरदार याद दिलाई, नई उम्र की नई फसल के गाने। और जब वो पिक्चर आई थी, आई नो तनुजा थी उसमें, और ये गाने थे इनके नीरज के सारे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, बहुत बहुत सुंदर थे। वो एक फेज अलग ही था हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। और साहिर की बात बहुत अच्छी कही आपने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या प्यासा के गाने हैं, कागज के फूल के गाने हैं। तो साहिर का तो बहुत ही इन्फ्लुएंस है हमारी सब फिल्म इंडस्ट्री पे। तो बताइए, कुछ कभी अमृता प्रीतम साहिर के बारे में भी लिखा है आपने? मैंने लिखा नहीं, पढ़ा है। पढ़ा बहुत है, इमरोज और उनके बारे में, साहिर के बारे में पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा है आपने। जब इमरोज की पीठ पर वो साहिर लिखा करती थी। अरे वो याद है आपको किस्सा? हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। चलिए तो फिर आप, ये तो लंबी बातचीत हो जाएगी। और अच्छा, चलिए मैं बहुत ही ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ। ये तीनों में साहिर
अमृता और इमरोज, जी। इनको अगर तीनों को इवेल्युएट करना चाहे, रादर साहिर और इमरोज को, तो किसकी सेक्रीफाइस, किसका वो, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि इमरोज जैसा तो होना बहुत मुश्किल है। मतलब वो इस धरती का आदमी नहीं लगता मुझे वो, तो सेक्रीफाइस तो होने। दिल की बात कह दी। मैंने बहुत साल पहले किसी जमाने में इमरोज पे और साहिर पे एक वीडियो बनाया था, इसी आप जो कह रही हैं इसी बात को लेकर, क्योंकि बहुत साहिर का जो ये सारा किस्सा है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये ओवररेटेड है। जो सारा किस्सा है, असली जो इसके पीछे था उसको लोग भूल जाते हैं। खैर, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ रुक के, चूंकि हम म्यूजिक की बात करें, अब ऐसा करते हैं गीता जी, आपने हमें बंगला की भी इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, अब हमें कोई हिंदी की अच्छी सी कविता सुना दीजिए, तो फिर हम इसको आगे आखिरी पायदान की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपनी कविता सुनाऊं क्या? माँ पर लिखा है मैंने, माँ पर मदर्स डे आने बहुत ही अच्छी, मदर्स डे आने वाला है, बिल्कुल उस पे कविता सुनाइए। मदर्स डे अपन कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ माँ का दिन कौन सा नहीं होता। तो यही सब दिमाग में थी जो मैंने अपनी माँ को ध्यान में रख के लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि सब माँओं पर लागू होता है वो। बहुत स्वागत है। जीवन की सुंदर बगिया में सृष्टि का बीज सहेजती, नित्य अपने खून से सींचती, तुम अद्भुत माली हो माँ, तुम अद्भुत माली हो माँ। जीवन की सुंदर बगिया में सृष्टि का बीज सहेजती, नित्य अपने खून से सींचती, तुम अद्भुत माली हो माँ। डगमग डगमग ड्रगों को सीधी सतर सतेज सशक्त व विश्वासमयी गति देती, तुम पहली गुरु हो माँ, तुम पहली गुरु हो माँ। डगमग डगमग डगों को सीधी सतर सतेज सशक्त व विश्वासमयी गति देती, तुम पहली गुरु हो माँ। संघर्षों की चटक धूप में थके हारे मन प्राण को स्वस्ति प्रेरणा से चैतन्य करती, तुम घने पेड़ की छांव हो माँ, तुम घने पेड़ की छांव हो माँ। संघर्षों की चटक धूप में थके हारे मन प्राण को स्वस्ति प्रेरणा से चैतन्य करती, तुम घने पेड़ की छांव हो माँ। धरती का धैर्य, आकाश का विस्तार, सागर की गहराई, स्नेह की बयार, सूरज की उष्मा, चंदा की शीतलता, तुम सृष्टा का प्रतिरूप हो माँ, तुम सृष्टा का प्रतिरूप हो माँ। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का, आपका शब्दों का चयन तो बहुत ही सुंदर है। आपने तो बिल्कुल सार्थक कर दिया इस माँ के दिन जो आने वाला है उस पे, और हम लोगों को, श्रोताओं को भी मैं इतनी अच्छी कविता सुना के। धन्यवाद। तो चलिए, तो गीता जी आप ये बताइए कि अगर लास्ट में हम आपसे एक मैसेज चाहें आज की यंग जनरेशन के लिए या यंग विमन के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी समझ ये है कि दो बातें जो अपनी जिंदगी में मैंने देखी वही मैं कह रही हूँ। एक तो चरैवेती का सिद्धांत मुझे लगता है जिंदगी के किसी भी फेज में रुकना नहीं है, चलते रहना है। दूसरी बात, यंग बच्चों को चाहिए कि शाश्वत मूल्यों का सम्मान करें। कुछ मूल्य कभी पुराने नहीं होते हैं। करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, दया है, त्याग है, ये कभी पुराने नहीं होते। हम इन्हें आउटडेटेड नहीं कह सकते। तो शाश्वत मूल्यों का सम्मान करें। तीसरी चीज जो बहुत बड़ी है कि अधिकारों की बात तो हम सब करते हैं, क्या कर्तव्यों की भी बात करते हैं? तो अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात करनी चाहिए और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। स्व और पर दोनों में संतुलन करेंगे तभी सबका कल्याण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर गीता चतुर्वेदी जी, एक ऐसी शख्सियत जिनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अपने अनुभवों को समाज के साथ बांटना सबसे बड़ा योगदान होता है। चाहे टीचिंग हो, राइटिंग हो, एंकरिंग हो, या फिर आज के डिजिटल युग में यूट्यूब के जरिए अपने विचारों को साझा करना, उन्होंने हर दौर में खुद को नए रूप में ढाला है। और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग है, लगातार आगे बढ़ना। ये बात इन्होंने अभी कही भी। तो डॉक्टर गीता जी, हमारे साथ इतने खूबसूरत अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत धन्यवाद, सुनने वालों का भी धन्यवाद, और आपका इसलिए भी धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों, अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मेहमान और जिंदगी के नए रंगों के साथ। तब तक सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।